तो जो मैं कह रहा हूँ कि 18-19% जो वोटर है, जो सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि किसका पलड़ा वहाँ भारी होता है, मतलब कौन वहाँ मजबूत खड़ा दिखता है जो उसकी रक्षा कर सके। तो यही जो रक्षक होगा, जो रक्षक दिखेगा, उसी के हक में जो है ये 18-19% लोग जो है वोट करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे ममता बनर्जी के खिलाफ, या माहौल पश्चिम बंगाल में कितना भी राजनीतिक जो है वो खिलाफ हो जाए ममता बनर्जी के, लेकिन ये जो भद्र लोग हैं वो आखिरी दम तक जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। पिछले वीडियो में जो कि मैंने बनाया था पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी और बीजेपी के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी ने जो जाल बुना है ममता बनर्जी के लिए, उसमें जो है ममता बनर्जी चाहे अनचाहे फंस गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने जाल ही ऐसा बुना था कि ममता बनर्जी खुद ब खुद उस जाल में आ जाएं, फंस जाएं, उसकी तरफ आएं और उस जाल में फंस जाएं। और वही हुआ, ममता बनर्जी जो है कोर्ट पहुंच गई, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले पर कल यानी कि 15 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन चूंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में ये पहले से जो है मामला लिस्टेड था 14 जनवरी का, आज का, तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है ममता बनर्जी की जो याचिका थी उसका निपटारा कर दिया। मतलब ममता बनर्जी ने कहा था, उनकी पार्टी ने ये दावा किया था कि 8 जनवरी को जो आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, पहले घर पर और बाद में जो है उनके ऑफिस पर जो छापा मारा था ईडी ने, उनके अधिकारियों ने, वो दरअसल टीएमसी की जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पूरी चुनाव को लेकर के, जो वहाँ होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव अप्रैल मई में, उसके डाटा को जो है लेने चुराने जो है ईडी आई थी। ये दावा किया था ममता बनर्जी ने, मतलब उनकी पार्टी ने, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और कहा था कलकत्ता हाई कोर्ट से कि ईडी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि ईडी ने जो है पार्टी के जो है डाटा चुराने की कोशिश की है, बल्कि चुरा लिए हैं। तो अब कोर्ट जो है ईडी से जो है वो सारा डाटा दिलवाए, मतलब ईडी को कहे कि उसने जो कुछ भी चुराया है टीएमसी का, उससे जो है वापस करे। लेकिन आज ईडी ने साफ साफ कहा कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को, कि उस दिन 8 जनवरी को उसने ना तो प्रतीक जैन के घर से कोई डॉक्यूमेंट सीज किया और ना ही प्रतीक जैन के ऑफिस से। मतलब उसने साफ साफ, ईडी ने ये स्टेटमेंट दिया वहाँ कोर्ट में, जज के सामने, जस्टिस शुभ्रा राय के सामने, कोर्ट ने यही तय पाया। कोर्ट ने जो है ईडी की बात का, ईडी के स्टेटमेंट पर भरोसा किया, विश्वास किया और कहा कि अब हम इस मामले को, मतलब जो टीएमसी की पार्टी का ये दावा था कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ, उसका जो है हम निपटारा करते हैं, मतलब ये मामला जो है खत्म हो गया। फिर कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया कि ईडी ने जो मांग की थी कोर्ट से, सीबीआई जांच की मांग की, जो ममता बनर्जी के अधिकारियों ने जो है एक तरह से असॉल्ट किया था ईडी के अधिकारियों पर, एक तरह से कानून के राज को चुनौती दी थी। और जो डॉक्यूमेंट्स ममता बनर्जी ले गई हैं प्रतीक जैन के घर से और उनके ऑफिस से, उसे जो है वापस किया जाए, उसे जो है सौंपा जाए ईडी को। ये मांग की थी ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से। तो जब सीबीआई से जांच कराने की मांग वाला मुद्दा उठा और ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उठी और दस्तावेज वापस करने का जिक्र हुआ, तब ईडी की तरफ से जो पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई जो है एडजर्न कर दी जाए, मतलब इस पर बाद में सुनवाई की जाए। और इसका कारण उन्होंने दिया कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये बात कह चुकी है कि कैसे जब 8 जनवरी को ईडी ने छापा मारा था कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और रेसिडेंस पर, तब ममता बनर्जी ने कैसे उनके अधिकारियों पर हमला किया था और उनसे सारे दस्तावेज छीन कर वो ले गई। तो ये ब्यौरा तो मैंने आपको कोर्ट का दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या हुआ था, और कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अब सवाल आता है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बीजेपी ने जाल ही ऐसा बुना है कि ममता बनर्जी जो है उसमें फंस जाएं, आराम से फंस जाएं, और वही हुआ, ममता बनर्जी फंस गई है। मैंने ये भी कहा था कि जो चक्रव्यूह का पहला प्रवेश द्वार है उसमें ममता बनर्जी इंटर कर चुकी हैं और ये प्रवेश द्वार सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का भी था,
तो हाई कोर्ट से अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मामला पूरी तरह से अब ये अदालती हो गया है। मतलब इसका ये भी हुआ कि अब जो बातचीत होगी वो नैतिकता की होगी, अनैतिकता की होगी। मतलब ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया कलकत्ता में उस दिन 8 जनवरी को, वो नैतिक था या अनैतिक था, क्योंकि अब इसमें कोर्ट जुड़ गया है, अदालत जुड़ गया है। और अदालत जो है फिर कहेगा कि भाई देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थे ईडी पर, उसका ईडी ने खुद ही कह दिया है कि भाई नहीं, हमने कोई डॉक्यूमेंट सीज नहीं किया। लेकिन अब बारी आती है ईडी की, तो ईडी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। ईडी ने जो चार्जेस लगाए हैं ममता बनर्जी पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। फिर उसकी जो है चर्चा होगी लोगों के बीच कि ये नैतिक था या अनैतिक। अगर इसे चुनाव से जोड़कर देखें इस पूरे प्रकरण को, तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ग ऐसा है, लोग बताते हैं उनकी संख्या प्रतिशत में अगर कहा जाए तो 18-19% है। मतलब जो कि फेंस पर बैठे हुए हैं अभी कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करना है या बीजेपी को। अगर वहाँ बीजेपी मजबूत होती दिखती है, जो कि फिलहाल होती दिख रही है, क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसी है ईडी, पहले वो हाई कोर्ट गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, और फिर उसने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो जो केंद्र सरकार है, जो मोदी हैं, जो अमित शाह हैं, फिलहाल जो है वो मजबूत होते दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पूरे इस चुनाव के परिदृश्य को अगर देखें चुनाव के हिसाब से, तो जो वर्ग ऐसा है जो सिर्फ इसलिए रुका है, इसलिए कोई फैसला उसने नहीं किया है अभी कि वो देखेगा कि कौन मजबूत है वहाँ पश्चिम बंगाल में, बीजेपी या ममता। क्योंकि ये जो समुदाय है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 18-19%, ये जो है ममता बनर्जी से, टीएमसी से, उनके गुंडों से डरता है कि अगर उसने बीजेपी की ओर रुख किया और इसका संकेत भी जो है चला गया ममता बनर्जी के पास, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास, तो फिर जो है उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए वो दम साध कर चुपचाप ये देख रहा है कि फिलहाल वहाँ कौन मजबूत होता है, कौन मजबूत होता दिखता है। अभी तो वैसे ये शुरुआत ही है, मतलब अभी फिलहाल जो है केंद्र सरकार वहाँ मजबूत होती दिख रही है, मोदी वहाँ मजबूत होते दिख रहे हैं। लेकिन ये मजबूती कितनी दूर तक जाएगी, कितनी देर तक ठहरेगी, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ कि 18-19% जो वोटर है, जो सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि किसका पलड़ा वहाँ भारी होता है, मतलब कौन वहाँ मजबूत खड़ा दिखता है जो उसकी रक्षा कर सके। तो यही जो रक्षक होगा, जो रक्षक दिखेगा, उसी के हक में जो है ये 18-19% लोग जो है वोट करेंगे। और जहाँ तक सवाल है भद्रलोक का, कि भद्रलोक जो है सुप्रीम कोर्ट की बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। कल को मान लीजिए, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ममता बनर्जी ने बहुत गलत किया और ईडी को कहता है कि आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, एफआईआर आप जो है दर्ज करवाइए ममता बनर्जी के खिलाफ या फिर टीएमसी पार्टी के खिलाफ, मतलब कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है जिससे ममता बनर्जी को जो है हानि होते हुए दिखती है, उन्हें चोट लगती है, तो ये भद्रलोक फिर क्या करेगा। तो ये मैं आपको साफ साफ आज ये बता दे रहा हूँ कि भद्रलोक इस स्थिति में भी जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा होगा। ये भद्रलोक वो समूह है जो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में जो है ममता बनर्जी को नहीं छोड़ने वाला है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे ममता बनर्जी के खिलाफ, या माहौल पश्चिम बंगाल में कितना भी राजनीतिक जो है वो खिलाफ हो जाए ममता बनर्जी के, लेकिन ये जो भद्रलोक है वो आखिरी दम तक जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेगा। और आप देखेंगे कलकत्ता में जितनी भी जो है विधानसभा सीट है जहाँ पर ये भद्रलोक हावी हैं, वहाँ से ममता बनर्जी जो है अच्छी खासी संख्या में, अच्छे खासे वोट लेकर वो आएंगी। साथ वही छोड़ेंगे जो प्रतीक्षारत हैं, जो फेंस पर हैं, या फिर जो युवा हैं जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बदली, या फिर वैसे लोग जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो गरिमा है फिर लौटे। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहता है इस पूरे मामले पर कल यानी कि 15 जनवरी को। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।